आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। और देखिए, जब हम इतिहास शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? राजा, लड़ाइयाँ, तारीखें। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो नोट्स हैं वो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। ये विचारों की लड़ाई की कहानी है, भावनाओं के विकास की कहानी है। सही कहा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों में हमारी सोच, हमारी कहानियां वो कैसे बदली। ये सिर्फ पुरानी कविताओं की बात नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि हम आज जो हैं वो कैसे बने। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साहित्य समाज से कटकर पैदा नहीं होता, वो समाज की धड़कनों को पकड़ता है। अच्छा। हर दौर की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक बेचैनी होती है, और साहित्य उसी बेचैनी को एक आवाज देता है। तो आज हम सिर्फ कालखंड नहीं देखेंगे, बल्कि उन सामाजिक, राजनीतिक और इमोशनल बदलावों को समझेंगे जिन्होंने साहित्य को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। नोट्स के मुताबिक इस लंबे इतिहास को समझने के लिए इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। जी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो पहला पड़ाव है आदिकाल। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। हाँ। नाम से ही लगता है कि यहाँ बस तलवारों और ब्रवाड़ों की ही बातें होती होंगी। हाँ, ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है और काफी हद तक उस दौर के मिजाज को पकड़ता भी है। ये वो समय था लगभग 1050 से 1375 के बीच, जब भारत में कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर नहीं थी। ओके। छोटे छोटे राजपूत राज्य थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। ऐसे में हर राजा को अपनी शान, अपनी ताकत, इसका प्रदर्शन करना होता था। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या था? अपने कवियों से लिखवाना। एग्जैक्टली। अपने दरबारी कवियों से अपनी वीरता का बखान करवाना। अच्छा, तो मतलब ये कवि एक तरह से उस दौर के पब्लिक रिलेशंस मैनेजर्स थे जो अपने राजा की एक ब्रांड इमेज बना रहे थे। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। वो सिर्फ पीआर मैनेजर्स नहीं, बल्कि एक तरह से मॉरल बूस्टर्स भी थे। उनकी कविताएं सेना में जोश भरती थीं, जैसे चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो। ये रचनाएं सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये उस दौर के जो मूल्य थे उनका दस्तावेज है। सही है। वीरता, वचनबद्धता, स्वाभिमान। सही है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। वीर गाथा काल नाम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस दौर में सिर्फ वीर रस की कविताएं ही लिखी जा रही थीं? यही मैं सोच रहा था, क्या समाज में और कुछ नहीं हो रहा था? मतलब कोई प्यार, कोई आध्यात्म, कोई आम इंसान की जिंदगी की बात कोई नहीं कर रहा था? कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। और यही इस नाम की एक सीमा है। अच्छा। इसी दौर में हमें सिद्धों और नाथों का साहित्य भी मिलता है, जो तंत्र, मंत्र, योग और एक तरह के रहस्यवाद की बात करता है। अमीर खुसरो जैसी शख्सियतें थीं जो पहेलियां और मुकरियां लिख रहे थे। हाँ, वो तो आम लोगों के बहुत करीब थे। बिल्कुल। तो आदिकाल सिर्फ राजाओं की वीरता का दौर नहीं था, उसमें और भी कई धाराएं थीं जो साथ साथ बह रही थीं, भले ही वो उतनी प्रमुख न रही हों। तो फिर सदियों तक वीरता और युद्ध की गाथाएं सुनने के बाद समाज का मिजाज बदला कैसे? ऐसा क्या हुआ कि हम अचानक तलवारों की दुनिया से निकलकर ईश्वर की भक्ति में डूब गए? ये भक्ति काल का उदय एक बहुत बड़ा शिफ्ट लगता है मुझे। देखिए, ये सिर्फ एक शिफ्ट नहीं था, ये एक तरह की क्रांति थी। क्रांति। हाँ, सोचिए, आदिकाल का साहित्य ज्यादातर दरबारों तक ही सीमित था। उसका हीरो कौन था? राजा। लेकिन भक्ति काल ने साहित्य के केंद्र को ही बदल दिया। हीरो बदल गया। हीरो बदल गया। अब नायक राजा नहीं, ईश्वर था, और ईश्वर तक पहुंचने का हक हर किसी को था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। ये बदलाव राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमणों और सामाजिक उथल-पुथल की वजह से आया। जब दुनियावी सहारे कमजोर पड़ने लगे तो लोगों ने एक आध्यात्मिक सहारे की तलाश की। और इसी तलाश ने हमें कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे कवि दिए। कबीर के बारे में तो कहा जाता है कि वो सिर्फ कवि नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे। बिल्कुल। कबीर इस दौर के सबसे क्रांतिकारी आवाज थे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। पाखंड, कर्मकांड, जाति पाति, हर चीज पर सीधी और तीखी चोट की। हाँ, उनके दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं ना? जब वो कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो वो सदियों से चली आई मान्यताओं को सीधी चुनौती दे रहे होते हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति का रास्ता दिखाया। मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है? कोई रूप नहीं है, वो हर इंसान के अंदर है। और दूसरी तरफ सूरदास और तुलसीदास थे जो सगुण भक्ति की बात कर रहे थे, यानी राम और कृष्ण के रूप में ईश्वर की भक्ति।
तो इन दोनों धाराओं में कोई टकराव था? सतह पर देखने पर शायद लग सकता है, लेकिन गहराई में दोनों का मकसद एक ही था। क्या? इंसान को इंसान से जोड़ना और उसे एक नैतिक बल देना। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का ऐसा वर्णन किया कि वो हर घर का हिस्सा बन गए। तुलसीदास ने रामचरितमानस के जरिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पेश करके एक आदर्श समाज की कल्पना सामने रखी। इस काल की सबसे बड़ी देन ये थी कि इसने साहित्य को संस्कृत के ऊंचे आसन से उतारा और अवधी और ब्रज भाषा जैसी आम लोगों की भाषाओं में पहुंचा दिया। तो पहली बार साहित्य सच में जनता का हुआ। एग्जैक्टली। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही। अगर भक्ति काल साहित्य को जनता के इतना करीब ले आया था, उसे इतना लोकतांत्रिक बना दिया था, तो फिर रीति काल में ये वापस दरबारों की चारदीवारी में क्यों सिमट गया? ये तो एक कदम पीछे हटने जैसा लगता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है और यही हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अच्छा। देखिए, भक्ति काल का जोर क्या कहा जा रहा है, मतलब कंटेंट पर था, भक्ति, समाज, नैतिकता। लेकिन रीति काल जो लगभग 1700 से 1900 तक चला, उसका जोर कैसे कहा जा रहा है, यानी फॉर्म पर आ गया। पर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी सामाजिक राजनीतिक कारण है। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, देश में फिर से छोटे छोटे राज्य बन गए थे। अब इन राज्यों के नवाबों और राजाओं के पास लड़ने के लिए बड़ी लड़ाइयां तो थी नहीं, लेकिन शानो शौकत दिखाने के लिए बहुत वक्त और पैसा था। बिल्कुल। तो अब उन्हें ऐसे कवि चाहिए थे जो भक्ति और समाज सुधार के भारी भरकम उपदेश ना दें, बल्कि उनके मनोरंजन के लिए, उनके विलासी जीवन को और सुंदर बनाने के लिए कविता लिखें। अच्छा। सटीक कहा आपने। अब कविता का मकसद ही बदल गया। वो ईश्वर को नहीं, अपने आश्रयदाता राजा को खुश करने के लिए लिखी जाने लगी। कवियों के सामने नायिका के नक्शे का वर्णन करने, अलंकारों और छंदों के नियमों में बंधकर अपनी कलाकारी दिखाने की चुनौती थी। इसे ही रीतिबद्ध काव्य कहा गया। जैसे केशवदास, बिहारी। हाँ, केशवदास, बिहारी, मतीराम जैसे कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए अद्भुत रचनाएं की। ये कविताएं कला के लिहाज से बहुत उत्कृष्ट हैं, लेकिन उनमें वो जो समाज से जुड़ाव था वो कम हो गया। लेकिन क्या सभी कवि इसी ढर्रे पर चल रहे थे? क्या किसी ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश नहीं की? की और खूब की। इसी दौर में हमें रीति मुक्त कवि भी मिलते हैं। घनानंद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा। वो भी दरबारी कवि थे, लेकिन जब उन्हें प्रेम में धोखा मिला तो उनकी कविता दरबार के नियमों को तोड़कर सीधे दिल से निकली। उन्होंने प्रेम के संयोग से ज्यादा वियोग की पीड़ा को बहुत गहराई से लिखा। तो हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल सिर्फ अलंकारों का दौर नहीं था? बिल्कुल नहीं। उसमें व्यक्तिगत प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति भी मौजूद थी। इसे हम कह सकते हैं कि ये दौर कंटेंट पर क्राफ्ट की जीत का था, जहाँ कविता का शिल्प अपने चरम पर पहुंचा। इस कलात्मकता और श्रृंगार की दुनिया भी हमेशा तो नहीं रह सकती थी। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा था। अंग्रेज आ चुके थे, प्रिंटिंग प्रेस लग रहे थे, अखबार छप रहे थे, एक नई चेतना पैदा हो रही थी। हाँ। इस बड़े बदलाव का साहित्य पर क्या असर हुआ? यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत होती है ना? बिल्कुल। आधुनिक काल यानी 1900 के बाद का समय हिंदी साहित्य के लिए एक विस्फोट जैसा था। यहाँ एक साथ कई धाराएं फूट पड़ी। अच्छा। सबसे बड़ा और पहला बदलाव तो भाषा का था। अब तक कविता की मुख्य भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन अब गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली हिंदी ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। और ये सिर्फ एक भाषाई बदलाव नहीं था। नहीं, ये एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश का हिस्सा था। और इसी दौर में हमें भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जैसे कई आंदोलन देखने को मिलते हैं। ये सारे नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं। क्या हम इन्हें सरल शब्दों में समझ सकते हैं? जरूर। देखिए, भारतेंदु युग जो था वो एक तरह का संधि काल था। मतलब एक ब्रिज जैसा। हाँ, एक ब्रिज। भारतेंदु और उनके साथी एक तरफ पुरानी परंपरा से जुड़े थे, तो दूसरी तरफ देश की दुर्दशा, समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम की बातें भी कर रहे थे। ओके। इसके बाद आया द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ये एक तरह का करेक्शन का दौर था। उन्होंने भाषा को व्याकरण के लिहाज से सुधारा, उसे व्यवस्थित किया और कविता का विषय
नैतिकता और आदर्शवाद तय किया। तो क्या द्विवेदी युग की कविता थोड़ी उपदेशात्मक या प्रीची हो गई थी? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और इसी नैतिकता और स्थूलता के खिलाफ एक रिएक्शन के तौर पर छायावाद का जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। जी, इन कवियों ने कविता को फिर से व्यक्तिगत भावनाओं, कल्पना, प्रकृति प्रेम और एक सूक्ष्म रहस्यमयी वेदना की ओर मोड़ा। उनकी भाषा बहुत सुंदर और संगीतात्मक थी। ये हिंदी का रोमांटिसिज्म था। और छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ये नाम तो और भी क्रांतिकारी लगते हैं। और वो थे भी। 1936 के आसपास जब दुनिया में मार्क्सवादी विचारधारा का जोर था और भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हो रहा था, तब प्रगतिवाद आया। इसने साहित्य को फिर से समाज के केंद्र में ला खड़ा किया। अब कविता का नायक कोई रहस्यमयी सत्ता नहीं, बल्कि किसान, मजदूर और शोषित इंसान था। साहित्य एक हथियार बन गया सामाजिक बदलाव का। और प्रयोगवाद आज़ादी के ठीक बाद की उपज है। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसके साथ बंटवारे का दर्द और एक मोह भंग भी आया। हाँ। पुरानी व्यवस्था टूट चुकी थी और नई अभी बनी नहीं थी। इस नई जटिल सच्चाई को बताने के लिए पुराने शब्द, पुरानी शैली वो नाकाफी लग रही थी। इसलिए अज्ञे जैसे कवियों ने कहा कि हमें हर चीज में प्रयोग करने होंगे। किस तरह के प्रयोग? विषय में, भाषा में, शिल्प में। उन्होंने व्यक्ति के अकेलेपन, उसके अस्तित्व के संकट को आवाज दी। तो आदिकाल की वीरता से लेकर आधुनिक काल के इन अनगिनत प्रयोगों तक ये पूरा सफर हमें क्या बताता है? क्या हम कह सकते हैं कि साहित्य बस समाज के पीछे पीछे चलता है? मैं कहूंगी कि वो सिर्फ पीछे नहीं चलता, कभी-कभी समाज को रास्ता भी दिखाता है। अच्छा, कैसे? भक्ति काल ने समाज को समानता का रास्ता दिखाया। आधुनिक काल में प्रेमचंद के उपन्यासों ने समाज को उसकी कुरीतियों का आईना दिखाया। ये एक डायनामिक रिश्ता है। जब समाज में युद्ध का माहौल था तो साहित्य ने वीरता की बात की। जब समाज को शांति चाहिए थी तो भक्ति की धारा बही। जब स्थिरता आई तो कला पर ध्यान गया। और जब देश आज़ाद हो रहा था, अपनी नई पहचान गढ़ रहा था, तो साहित्य में विचारों का तूफान आ गया। मतलब ये सिर्फ तारीखों और लेखकों की लिस्ट याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर दौर की अपनी एक सोच थी, अपना एक सत्य था, और साहित्य ने उसे अपने तरीके से आवाज दी। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश है कि एक समाज कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे सपने देखता है और कैसे अपने डरों का सामना करता है। ये शब्दों के जरिए हमारे अपने अतीत की एक यात्रा है, ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो हमने वीर गाथाओं के शोर से शुरुआत की, भक्ति की शांति में डुबकी लगाई, रीति की कलात्मक बारीकियों को देखा और फिर आधुनिक काल के वैचारिक मंथन से गुजरे। ये जानना सच में हैरान करता है कि हमारी भाषा और उसकी कहानियों ने समाज के साथ कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अतीत को समझना हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि साहित्य को राजाओं, संतों और स्वतंत्रता सेनानियों ने दिशा दी। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई लेखक है और हर कोई प्रकाशक, हमारे साहित्य को कौन दिशा दे रहा है? क्या वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं? क्या वो OTT प्लेटफॉर्म्स की कहानियां हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। भविष्य के इतिहासकार जब हमारे दौर को देखेंगे तो वे इसे क्या नाम देंगे? क्या कोई नया वाद या युग अभी हमारे बीच ही जन्म ले रहा है?